बच्चों आज हम पढ़ेंगे नौकरशाही। नौकरशाही को कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी शब्द कहाँ से आया, पहले अपन इसको समझते हैं। ब्यूरोक्रेसी शब्द है फ्रांसीसी भाषा ब्यूरो से लिया गया है, जिसका मतलब होता है मेज डेस्क। पर ब्यूरल शब्द कहाँ से आया? मेज को ढकने के लिए जो कवर बनाया गया उसे कहा गया ब्यूरल, और इसी से बन करके शब्द आ गया फिर ब्यूरोक्रेसी। ठीक है। यदि अपन इसकी परिभाषा देखें तो विलोबी जी का कहना है कि नौकरशाही के अंतर्गत हम इसे कहेंगे पद सोपान व्यवस्था। पद सोपान व्यवस्था के अंतर्गत ही ये है। मैं उसको आपको पढ़ा चुकी हूँ। पद सोपान ऐसे बनता है, पिरामिड के आकार का रहेगा ये। ठीक है। ये सबसे मतलब इसमें नोक इसलिए ये बनी है कि ये अधिकारी सिर्फ एक ही होगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए इसको अपन कह दें ये चीफ इंजीनियर है, ये ऐसी है, ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, ये एसडीओ है और ये सब इंजीनियर। ठीक है। तो देखिए ये क्या है, इतने इस विभाग में मान लीजिए अपन उदाहरण ले रहे हैं। मैं हमेशा अपने पिताजी मेरे जो जिस विभाग में रहे हैं उनका उदाहरण देती हूँ। मेरे फादर इस ठीक है, तो मैं ये इस विभाग को ज़्यादा अच्छी तरह समझ के बता पाऊंगी। चीफ इंजीनियर इस विभाग में एक है। ठीक, तो कितने लोगों को नियंत्रित कर रहा है? कितने लोगों को नियंत्रित कर रहा है? क्योंकि पद सोपान व्यवस्था के अंतर्गत 3 चीजें जुड़ी हुई हैं। इसमें आदेश की एकता भी है, क्योंकि अपन को इस चीज में अभी अपन समझेंगे। और ये भी इसमें दिखाया गया है पिरामिड आकार में कि स्पैन ऑफ कंट्रोल, इसमें यूनिटी ऑफ कमांड भी है और स्पैन ऑफ कंट्रोल भी है कि एक ये अधिकारी है अपने विभाग में कितने लोगों को कंट्रोल कर सकता है। और पद सोपान व्यवस्था के अंतर्गत हमें ये समझ में आता है कि हम अपने हमारे इमीडिएट बॉस को, हमारे इतने सारे अधिकारी हैं, परंतु पद ये इसमें नौकरशाही के अंतर्गत पद सोपान व्यवस्था के अंतर्गत एक कर्मचारी को या एक अधिकारी को, उससे बड़ा जो अधिकारी है वो उससे वो आदेशित होगा। ठीक है। तो आपने ये देखा था, मैं आपको एक चीज हमेशा बताती हूँ, आदेश हमेशा ऊपर, लोक प्रशासन के अंतर्गत आदेश हमेशा ऊपर से आते हैं, क्रियान्वयन नीचे से ऊपर। ठीक है। और थ्रू प्रॉपर चैनल काम होता है, थ्रू प्रॉपर चैनल यहाँ काम होगा। यदि कोई फाइल चल रही है तो कैसे चलेगी? पहले यहाँ चलेगी, फिर यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, आदेश ऐसे चलेगा। ठीक है। इसके अंतर्गत ये मैंने आपको जो पद सोपान व्यवस्था बताया, आदेश की एकता बताया, स्पैन ऑफ कंट्रोल बताया, उसके अंतर्गत। ठीक है। जब अपन ये सब पढ़ चुके हैं इसलिए अपन ब्यूरोक्रेसी क्या है। ठीक है। तो विलोबी का कहना है कि पद सोपान से नियंत्रित होता है। ठीक है। लास्की का कहना है कि ये जो इसका जो नियंत्रण है किसके द्वारा होता है? ऊंचे अधिकारी, जो सब इंजीनियर एसडीओ से, एसडीओ ई से, ई है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर से, और सुपर ऐसी है जो सी से है ना। इसका मतलब ये इसमें संख्या क्या कर ली? ये तो एक है, ये 5 हो सकता है, ये 7 या 12 हो सकता है, ये 25 हो सकता है, ये 28-30 हो सकता है। इनका एक नियंत्रण की सीमा है एक अधिकारी की। जैसे कि शिक्षा में भी यदि मैं कॉलेज के हिसाब से कहूँ तो यूजीसी में एक है कि एक जो सहायक प्राध्यापक है 42 बच्चों को कंट्रोल करके पढ़ा सकता है। एक अनुपात है शिक्षा में विद्यार्थी और शिक्षक के बीच। ठीक। इसी तरह लोक प्रशासन के अंतर्गत भी ये एक अनुपात है कि एक अधिकारी कितने कर्मचारियों को अपने अधीनस्थ को नियंत्रित कर सकता है। तो इसमें इन्होंने क्या बताया है कि नियंत्रण ये जो है ना, एक अधिकारी द्वारा अपने को नियंत्रित किया जा रहा है। ठीक है। और एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का कहना है, ये बड़ी आसान है, वैसे मैंने तीनों बड़ी आसान परिभाषा लाए हैं ताकि आपको ज्यादा परेशान न होना पड़े याद करने में। तो ये ब्रिटानिका का कहना है, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, कि तानाशाही का मतलब तानाशाह का शासन, प्रजातंत्र में जनता का शासन, ब्यूरोक्रेसी मतलब ब्यूरोक्रेट्स का शासन। ब्यूरोक्रेट्स कौन कहलाते हैं?
जो मदर ऑफ एग्जाम, जो यूपीएससी से सिलेक्ट होकर के आते हैं, आईएएस आईपीएस, है ना, वो। और यदि आप एपीपीएससी में देखिए तो डिप्टी कलेक्टर लोग ये जो चीजें हैं ये चुनकर आते हैं और ये कहलाते हैं ब्यूरोक्रेट्स। इतना समझ में आया कि नौकरशाही क्या है? ये परिभाषा जरूर आएगी, ये पूरा सिलेबस में जो क्वेश्चन है ये जरूर आएगा। नौकरशाही किसे कहते हैं, किस शब्द से उत्पत्ति हुई, और इसके जन्मदाता इसको मैक्स वेबर को कहा जाता है। उनका ये कहना है कि इन्होंने जो लिखी द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन, उसमें उन्होंने सबसे पहले नौकरशाही शब्द को कहा, इसलिए इसको उनके जन्मदाता कहा जाता है। कब? तो 1920। तो इतना आपको ये चीज तैयार है। और बिलोवी का देख लीजिए, बक्सोपान व्यवस्था, ये मैं आपको हमेशा इसी तरह बना के बताती हूँ। पिरामिड के आकार का रहेगा और थ्रू प्रॉपर चैनल ऊपर से नीचे, आदेश का जो होती है वो हमेशा ऊपर से आदेश आते हैं और क्रियान्वयन नीचे से हो रहा है, ठीक है। और उसमें एक चीज जरूर लिखना है, थ्रू प्रॉपर चैनल, ठीक है। ये अपन ने देखा। अब अपन को ये देखना है कि इसकी विशेषता क्या है, ठीक। विशेषता इसकी क्या है कि प्रत्येक पद के लिए एक सत्ता निर्धारित है। अब कैसी सत्ता? कलेक्टर को मालूम है कि वो जिले का सदस्य है, उसको कौन सा जिला मिला है, ठीक है। अब उसके बाद प्रारंभिक इनकी विशेषता, इनको कोई भी, चाहे आप एमपीपीएससी लीजिए, यूपीपीएससी लीजिए, किसी भी तरह का अपन ब्यूरोक्रेसी जो पढ़ रहे हैं, शासकीय कर्मचारियों के बारे में पढ़ रहे हैं, इसको कहते हैं कार्मिकों का शासन, ठीक है। तो ये जो अपन को, और इसमें क्या है नौकरशाही का उद्देश्य, ध्येय क्या है, लोकतंत्र। लोक प्रशासन का उद्देश्य क्या है, जनता का कल्याण। जनता के कल्याण के लिए ये जो अधिकारी हैं ये नियुक्त होकर के आए, सिलेक्ट होकर आए हैं, मदर ऑफ एग्जाम, यूपीपीएससी एमपीपीएससी से सिलेक्ट होकर के आए हैं, यूपीपीएससी वाले आईएएस आईपीएस। तो उनका क्या ध्येय है, लोकतंत्र का ध्येय जनता तक, लोकतंत्र के ध्येय को जनता तक डिलीवर करते हैं। जनता के बीच, प्रशासन और जनता के बीच की ये कड़ी है, और ये जनता से जुड़कर किसको अपन कह सकते हैं, गुड गवर्नेंस, उसके बीच में ये कड़ी के रूप में ये कार्य करते हैं। तो आप जब ये आ गए हैं, अब इनकी प्राविधिक विशेषता, जो मसूरी में जो इनका ट्रेनिंग सेंटर है वहां से ये पूरा उनको ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद ये आ रहे हैं। अब कानून एवं नियमों पर अटूट विश्वास। नौकरशाही क्या है, यदि अपन कहते हैं ना कैसे से, हाँ आप लिख के दे दीजिए, कहते हैं ना, हर बात में कहेगा हाँ लिख के दे दीजिए, तो लिखित हर चीज नियमों और कानूनों से बंधा हुआ ये मतलब एक इसकी विशेषता है, ठीक है। कितना आप लोगों को समझ में आया, ठीक। अब मैं इसको मिटा रही हूँ और इसके बाद अपन ये देख रहे थे, ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये प्रशासन में क्या, शासन की क्या मतलब है। तो ये शासन के लिए दो काम करते हैं। पहला काम करेंगे नीति का निर्माण करना, और ये दूसरा काम करेंगे विधि का निर्माण, ठीक है। अब पॉलिसी मेकर्स कहलाते हैं। अब ये नीति का निर्माण कैसे करेंगे, इन्हीं के माध्यम से, जितने अधिकारी हैं ब्यूरोक्रेट्स हैं ये, और मतलब ब्यूरोक्रेट्स प्लस ये तो प्रशासक होगा, ये स्थायी सरकार है, ये ध्यान रखिएगा, ये स्थायी सरकार है। हम अस्थायी सरकार की बात कर रहे हैं। अस्थायी सरकार इन दिस सेंस करें कि 5 साल के लिए रहेगी, है ना, जनता द्वारा चुने जाते हैं 5 साल के लिए, फिर सत्ता में आए थे कि नहीं, दूसरे चुने जाते हैं, जो बहुमत में आएगा वो सत्ता बनाएगा, इसलिए इसको कह रहे हैं अस्थायी सरकार। अस्थायी सरकार, यहाँ इसको पीएम कह लीजिए, यहाँ इसको सीएम कह लीजिए, कुछ भी है, तो इनके बीच खड़ी तो यही है। और नीति कौन बना रहा है साथ में मिलकर, ये ब्यूरोक्रेट्स बना रहे हैं। देखिए अब मैं मेन मुद्दे पर आ रही हूँ कि इनको जो नीति का निर्माण करना है या विधि का निर्माण करना है, तो इनकी भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण क्यों है। अभी मैंने पूरे मतलब मोदी सरकार जी का नहीं देखा कि उनका शैक्षणिक योग्यता क्या है वहाँ के सांसदों की, पर मैंने अभी देखा ये विधायकों की। अपन मध्य प्रदेश का उदाहरण लेते हैं, तो मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा समिति चल रही है, ठीक है। 19वें सीएम है हमारे, सीएम साहब हैं जो डॉक्टर हैं, ठीक। इनका मैंने पूरा पढ़ा, पहले बीएससी किया, फिर उसके बाद 2 विषय में एमए है, पॉलिटिकल साइंस में डॉक्टरेट है, ठीक है, उज्जैन विश्वविद्यालय से। अब इसमें कोई 230 विधायकों में किसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है,
28% जो हैं 5वीं से 12वीं पास हैं, 26% 8वीं से 12वीं पास हैं, 2 सिर्फ साक्षर हैं, ठीक है। 74% ये जो 70% है वो ग्रेजुएट है, और जो 74% है ग्रेजुएट से ज्यादा पढ़े हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर पाए हैं, और जो 3 हैं ये डिप्लोमाधारी हो गए, ठीक है। ये तो आपने इनकी देख ली शैक्षणिक योग्यता, ठीक है। अब ये देखिए आप कि जब वैसे भी चाहे विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए मध्य प्रदेश भारतीय संविधान की विडंबना ही देखिए कि ये तक तय नहीं है कि सांसद और विधायक बनने के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, जबकि नीति का निर्माण तो उन्हीं के माध्यम से करना है ना, देश के कर्णधार तो वही लोग हैं, परंतु जब उनको तो अपने देश के भूगोल का उतना हो सकता है नॉलेज नहीं है कि नहीं, देश की भौगोलिक स्थिति का मालूम नहीं है, देश की राजनीतिक आर्थिक स्थिति की पूरी जानकारी नहीं है, तो वो किसकी मदद लेते हैं, जो मदर ऑफ ऑल एग्जाम पास करके आते हैं, आईएएस आईपीएस, इधर आइए तो एमपीएससी से सिलेक्ट होकर के जो, और यहाँ पे सीनियरिटी के बेस पर जो ब्यूरोक्रेट्स वाली श्रेणी में आ जाते हैं, इनकी मदद से नीतियां बनती हैं, ठीक है। एक हो गए ये हो गए ब्यूरोक्रेट, प्लस हो गए ये आपके सीएम, ये सीएम साहब हो गए, इनका मंत्रिमंडल हो गया, ठीक है। इनकी मदद से नीतियां बनती हैं, ठीक। यहाँ नीति अभी बनी है, विधेयक बनता है, विधेयक भी लगभग यही तैयार है, अब जब पारित हो जाता है तो वो विधेयक बन जाए, पूरा प्रारूप तो यही तैयार करते हैं, ठीक है। अब यदि अपन यहाँ की बात करते हैं, मध्य प्रदेश सरकार की राज्यपाल की स्वीकृति, यहाँ सदन की स्वीकृति मिली, राज्यपाल के हस्ताक्षर से गजट में प्रकाशित हो गया, विधेयक बन गया। आप केंद्र में जाइए तो सदन में पारित हुआ, राष्ट्रपति के साइन हुए, गजट में प्रकाशित हुआ, कानून बन गया। तो मगर आपने ये देखा कड़ी कौन है बीच की, कड़ी तो ब्यूरोक्रेट्स। अब इन ब्यूरोक्रेट्स के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप इधर देखिए, यदि आप आईएएस तो है, पर सबसे इसमें यदि इनकी हायरार्की देखी जाए आईएएस की, तो आईएएस सबसे प्रमुख है कैबिनेट सचिव। अभी मैंने जो सर्च करके पढ़ा, इसमें है डॉक्टर सोमनाथ, ये हैं सोमनाथन हैं कैबिनेट सचिव केंद्र में, और यदि अपन मध्य प्रदेश सरकार में देखें तो अभी फिलहाल मुझे अनुराग जैन जी का नाम पढ़ने को मिल रहा है। तो ये पीएम साहब के दाहिने हाथ हैं, ये सीएम साहब के दाहिने हाथ हैं, इनके माध्यम से नीतियां बनती हैं, क्रियान्वित होती हैं। ये जो लोक सेवक हैं ये क्या कहलाते हैं, ये क्या करते हैं, एक पहली बात तो नीतियों को बनवाते हैं, उसके बाद उन्हें क्रियान्वित भी करते हैं, है ना। शांति व्यवस्था बनाए रखना, जैसे आईपीएस लोगों का और आईएएस लोगों का, उन्हें अब जब तक इन नीतियों को क्रियान्वित भी करना, पहले तो बताना कि नीतियां ऐसे बनेंगी, फिर उन्हें क्रियान्वित करने में पूरा सहयोग करना, ठीक है। परंतु आजकल ये चीज देखी जा रही है, यदि पूरा बैकग्राउंड इसको पढ़ने के बाद देखें, इतनी मेहनत से कोई आईएएस आईपीएस बनता है, परंतु आजकल ये देखा जा रहा है, ये 2004 से देखने को मिल रहा है, 2004 से और 2004 और 9 के बीच 71 लोगों ने रिजाइन किया आईएएस आईपीएस ने। 2023 से देखें तो इसमें 850 तो आईआरएस अधिकारी भी हैं, और जो माना इसमें वीआरएस भी है। वीआरएस तो ये है कि जो 20 साल की नौकरी कर ले रहा है वो फिर वीआरएस की मतलब उसमें आ जाता है कि वो ले सकता है, परंतु लोग रिजाइन करें। जैसे आप बिहार की देखिए, लेडी सिंघम, काम्या मिश्रा शायद उनका नाम है, तो उन्होंने भी रिजाइन किया, एक दो वहाँ के आईएएस ने और रिजाइन किया, और अभी देखने को अभी जदीद पढ़ने को मिल रहा है कि छत्तीसगढ़ में एक जो विधायक थे आईएएस, शायद 16-17 की बात है, पर इस समय पढ़ने को बहुत मिल रहा है कि उन्होंने गॉगल पहन करके नरेंद्र मोदी जी से को अगवानी करने पहुंच गए थे सीएम साहब के साथ, तो उनको 48 घंटे के बाद उनको मिल गया, कारण बताओ कि आपने गॉगल क्यों पहना हुआ था, आप अपने ड्रेस में नहीं थे। तो जब इनकी ट्रेनिंग होती है मसूरी में, उसी मसूरी में ट्रेनिंग के दौरान इनको हर तरह से हर चीज सिखाई जाती है, इनका कुछ डिकोरम भी होता है, परंतु इतनी गर्व, उन्होंने ये कहा कि मेरा जो शायद जो ये जो बंद गले का कोट है
जयपुरी कोट, जोधपुरी कोट वो पहनने का इनका ड्रेस का कोड है। तो उन्होंने कहा इतनी गर्मी थी कि वो मैंने मेरा जो कोट था मेरी गाड़ी में रखा हुआ था, गर्मी की वजह से आंखें जल रही थी तो मैंने गॉगल लगाया, परंतु उनको कारण बताओ मिल गया। अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश होकर के गए हैं अपने प्रधानमंत्री जी, तो दो जो IAS है उनका तबादला हो गया 48 घंटे के अंदर। कहीं ना कहीं कोई ना कोई उन्हें अव्यवस्था देखने को मिली। मगर ये प्रश्न उठ रहा है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि अपने ड्रीम जॉब में आने के बाद जब लोग रिजाइन करते हैं तो कारण बताते हैं कि पर्सनल मैटर है, हम इसलिए ऐसा हम रिजाइन कर रहे हैं। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि प्रशासन और उसके बाद से कार्यपालिका है ना, इनमें यदि अपन ब्यूरोक्रेट्स के बिना कुछ नहीं हो सकता, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा। प्रशासन लोक प्रशासन में देखिए, शासन क्या है? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। मगर जब अपन प्रशासन की बात करते हैं, प्राउड सर्कल लगा, एडमिनिस्ट्रेशन जुड़ा, तो आप समझ के चलिए कि यहाँ ब्यूरोक्रेट्स आ गए। और ब्यूरोक्रेट्स आ गए उनके बिना, और ये भी है ब्यूरोक्रेट्स से ही कोई देश पास भी होता है, कोई देश फेल। आज भारत जिस तरह आज पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाया हुआ है, तो PM साहब के साथ उनका जो पूरा उनकी टीम है वो लगती है। मध्य प्रदेश में जो CM साहब है उनके साथ उनकी पूरी टीम लगती है, तभी कोई देश भी चाहे कोई प्रदेश भी तभी वो उन्नति कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कुछ चीजें हैं, और ये भी आपके लिए मैं इसलिए ये सब चीजें लेकर आई हूँ क्योंकि NEP 2020 में लेक्चर डिलीवर करते समय क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों के मन में आनी चाहिए। या आपका सिलेबस आउटकम कह लीजिए, तो आपके में आनी चाहिए कि आखिर ऐसी कौन सी चीजें ऐसी आ रही हैं, ऐसे कौन से तथ्य आ रहे हैं कि रेजिग्नेशन बढ़ रहे हैं, और उसके बाद उनको मैटर अपना बताते हैं कि पर्सनल। तो कहीं ना कहीं सामंजस्य की कमी देखने को मिल रही होगी, उनके अपने व्यक्तिगत कहीं कोई टकराव आ रही होगी, जिसकी वजह से मतलब ये जो चीज है संतुलन नहीं बैठ पाता। जबकि आप किसी भी विधानसभा में आप ले लीजिए, किसी भी लोकसभा में आप चले जाइए केंद्र और राज्य की सरकार में, आपको इनके ब्यूरोक्रेट्स के सहयोग के बिना आपका कार्य नहीं हो सकता। क्योंकि नीति निर्माण, विधि निर्माण और मतलब आप चाहे विधानसभा लगती है तब भी आपके IAS IPS जाएंगे जवाब देने के लिए जब कभी जरूरत पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट में तो जाना ही पड़ता है। मैं एक इंटरव्यू देख रही थी तो उसमें एक IRS ऑफिसर ने बताया कि जब से GST शुरू हुई है तो जो क्लाइंट है वो नहीं समझ पाता, सभी सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं समझ पाते, तो क्लाइंट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उनके बीच इस IRS ऑफिसर को बीच में अपना चीजें देनी ही पड़ती हैं समझाने के लिए। तो ये यहाँ तक जाना पड़ता है कि तो आपको एक ब्यूरोक्रेट से बिना कोई ये प्रशासन की रीढ़ है, बैकबोन है, इनका सहयोग आपको लेना ही पड़ेगा। इनमें आने वाले असंतुलनों को हमें दूर करना पड़ेगा, और इन ब्यूरोक्रेट्स को भी लोकतंत्र की ये आवश्यक बुराई है। जैसे लाल फीताशाही हो गई, कार्य में विलंब हो गया, इनका एक अपना अलग संगठन है, तो कुछ कमियां इनको दूर करनी पड़ेगी, कुछ कमी प्रशासन को दूर करनी पड़ेगी, ताकि हम अपने लोक प्रशासन के लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि जिसका उद्देश्य जनता का कल्याण, इतने सब में जनता का अहित नहीं होना चाहिए। बच्चों आज के लिए इतना पर्याप्त। मैंने ऐसा कौन सा पॉइंट ऐसा हुआ होगा शायद मैंने जो छोड़ दिया हो, आप पढ़िएगा तो बताइएगा, फिर अपन क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैसा ये आपको क्लास लगी जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।